हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप MPNHM स्टाफ नर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहां पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पूछा गया है वेस्ट शार्प इज डिस्पोज्ड ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि कोई वेस्ट है जो कि शार्प मटेरियल है तो आप उसे कैसे डिस्पोज्ड करोगे। ऑप्शन नंबर ए इज ब्लैक बैग में, ऑप्शन नंबर बी इज येलो बैग में, ऑप्शन नंबर सी इज ब्लू बैग में, या फिर ऑप्शन नंबर डी रेड बैग में। तो हमें बताना है कि यदि कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट, शार्प चीज़ है, वेस्ट मटेरियल, उसे आपको कौन से बैग में डिस्कार्ड करना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ब्लू बैग। ब्लू बैग में जो शार्प इंस्ट्रूमेंट, शार्प चीज़ें रहती हैं उन्हें ब्लू बैग में डिस्कार्ड किया जाता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हम ब्लू जो डस्टबिन रहेगा उसमें डिस्कार्ड कर सकते हैं। यदि कोई चीज़ ग्लास की बनी हुई है, ब्रोकन ग्लास के टुकड़े हैं, यदि एम्पुल्स हैं, वाइल्स हैं, लैब की जो स्लाइड्स रहती हैं, मेटेलिक इम्प्लांट्स हैं, जो भी मतलब कांच वाली चीज़ें रहेंगी, जो शार्प चीज़ें हैं, वो सारी ब्लू डस्टबिन में हमें डिस्कार्ड करना है। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्कार्डेड एंड एक्सपायर्ड मेडिसिन्स आर टू बी थ्रोन इनटू। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि जो एक्सपायरी मेडिसिन्स होती हैं उन्हें कौन से डस्टबिन में डिस्कार्ड करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज ब्लू बैग, ऑप्शन नंबर बी इज ब्लैक बैग, ऑप्शन नंबर सी इज येलो बैग एंड ऑप्शन नंबर डी इज रेड बैग। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यदि कोई सी एक्सपायरी मेडिसिन्स हैं तो उन्हें हमें कौन से डस्टबिन में जो है डिस्कार्ड करना चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, येलो बैग। येलो बैग में जो एक्सपायरी मेडिसिन रहती हैं उन्हें येलो बैग में या येलो डस्टबिन में डिस्कार्ड किया जाता है। यहाँ पर हम और डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हम येलो डस्टबिन में डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो जो भी पोस्ट ऑपरेटिव बॉडी पार्ट्स हैं, जो भी ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे प्लेसेंटा हो गया, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे वाले पेशेंट्स में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो निकलता है, जो फ्रैक्चर की बैंडेजिंग होती है उसके बाद, उसे भी जो है येलो डस्टबिन में डिस्कार्ड करना है। कॉटन वेस्ट, लिनन, बेडिंग, ये सारी चीज़ें येलो डस्टबिन में डिस्कार्ड करेंगे। इन्फेक्शियस ड्रेसिंग वेस्ट है, यदि पैथोलॉजिकल वेस्ट है, ब्लीडिंग वाला, ब्लीडिंग से कॉन्टैमिनेटेड चीज़ें और बॉडी के जो फ्लूइड सिक्रीशंस रहते हैं, या फिर बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट, लैबोरेटरी वेस्ट, कॉन्टैमिनेटेड पेपर, क्लोथ, फेस मास्क, एक्सपायरी एंड डिस्कार्ड मेडिसिन, स्टूल, यूरिन, पेरिटोनियल फ्लूइड, ये सारी ही चीज़ें हमें येलो डस्टबिन में डिस्कार्ड करना है। एक बार आप फिर से यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। पोस्ट ऑपरेटिव बॉडी पार्ट्स, प्लेसेंटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कॉटन वेस्ट, लिनन, बेडिंग, इन्फेक्शियस ड्रेसिंग वेस्ट, पैथोलॉजिकल वेस्ट, ब्लीडिंग, बॉडी फ्लूइड, बायोमेडिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट, लैबोरेटरी वेस्ट, कंटामिनेटेड पेपर, क्लोथ, फेस मास्क, एक्सपायरी एंड डिस्कार्ड मेडिसिन, कीमोथेरेपी वेस्ट, स्टूल, यूरिन, पेरिटोनियल फ्लूइड, सारी ही चीज़ें हमें येलो डस्टबिन में डिस्कार्ड करनी है। उसके बाद पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सेफ फॉर डिस्पोजल ऑफ मरकरी। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि मरकरी स्प्लिट हो गई हो तो उसे आप कैसे डिस्पोज करोगे, सेफली आपको उसे कैसे डिस्पोज करना है। ऑप्शन नंबर ए, ब्यूरी अंडर अर्थ, अर्थ के अंदर उसे जो है गड़ा देंगे। ऑप्शन नंबर बी इज कलेक्ट केयरफुली एंड रीयूज, कलेक्ट करके उसको वापस से रीयूज करोगे। ऑप्शन नंबर सी इज ऑटोक्लेविंग एंड डिस्कार्ड, पहले ऑटोक्लेव करके फिर डिस्कार्ड करोगे। या फिर ऑप्शन नंबर डी, ट्रीट विथ केमिकल, केमिकल के साथ उसे ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर हमें बताना है कि मरकरी को कैसे डिस्पोज किया जाता है।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कलेक्ट केयरफुली एंड रीयूज। जो मरकरी रहती है बहुत हार्मफुल ये जो सब्सटेंस है, इसलिए इसे केयरफुली हमें कलेक्ट करना है। थर्मामीटर में भी मरकरी रहती है, स्पिग्मोमैनोमीटर में भी मरकरी रहती है। तो यदि मरकरी जो है वो स्प्लिट हो गई है तो हमें क्या करना है, उसे पहले कलेक्ट करना है केयरफुली और एंड बाद में उसे रीयूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है येलो प्लास्टिक बैग्स कंटेनिंग बायोमेडिकल वेस्ट आर ट्रीटेड बाय। जैसा कि हमने इसके पहले देखा कि येलो कलर के डस्टबिन में क्या क्या चीज़ें हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पर बताना है कि जो चीज़ें हम येलो बैग में डिस्कार्ड करते हैं उन चीज़ों को कैसे हम ट्रीट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ माइक्रोवेविंग, उनको बाद में माइक्रोवेव करना है, ऑटोक्लेविंग करना है, श्रेडिंग करना है या फिर इंसिनरेशन करना है। तो हमें बताना है येलो डस्टबिन में जो भी चीज़ें डिस्कार्ड की जाती हैं उसे किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन किया जाता है जो भी येलो डस्टबिन में चीज़ें डिस्कार्ड की जाती हैं। इंसिनरेशन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा उसे बर्न किया जाता है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में, और बर्न करने के बाद जो उसका ऐश बचता है उसे फिर बाद में अलग से डिस्कार्ड किया जाता है। तो येलो डस्टबिन में जो भी चीज़ें जाएंगी उन्हें इंसिनरेशन मेथड से ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद पूछा गया है इन्फेक्टेड प्लास्टिक आइटम डिस्कार्डेड इन विच डस्टबिन। यहाँ पर पूछा गया है प्लास्टिक आइटम यदि इन्फेक्टेड हैं तो कौन से डस्टबिन में डिस्कार्ड करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ येलो डस्टबिन, ऑप्शन नंबर बी इज़ रेड डस्टबिन, ऑप्शन नंबर सी इज़ ब्लैक डस्टबिन एंड ऑप्शन नंबर सी इज़ वाइट डस्टबिन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि प्लास्टिक आइटम्स जो इन्फेक्टेड प्लास्टिक आइटम्स हैं उन्हें कहाँ पर डिस्कार्ड किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रेड डस्टबिन। जो भी प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं इन्फेक्टेड उन्हें रेड डस्टबिन में डिस्कार्ड किया जाता है। यहाँ पर कुछ और चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो जो भी रिसाइक्लेबल रबर वेस्ट होता है, रबर वेस्ट को भी हम रेड डस्टबिन में डिस्कार्ड कर सकते हैं। इन्फेक्टेड प्लास्टिक आइटम्स, सिरिंज विथआउट निडल, याद रखना है कि सिरिंज को विथआउट निडल हमें डिस्कार्ड करना है। आईवी सेट डिस्कार्ड कर सकते हैं, कैथेटर, ग्लव्स, यूरिन बैग, डायलिसिस किट, आईवी बॉटल, ये सारी ही चीज़ें हमें कहाँ डिस्कार्ड करनी है, रेड डस्टबिन में डिस्कार्ड करनी है। उसके बाद हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। यहाँ पर पूछा गया है कि नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, कौन से ईयर में। ऑप्शन नंबर ए इज़ 1921, ऑप्शन नंबर बी इज़ 1953, ऑप्शन नंबर सी इज़ 1954 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 1960। तो यहाँ पर हमें बताना है नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कौन से ईयर में लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 1953। 1953 में नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। यहाँ पर इसे बार बार जो है अपडेट किया गया है, तो इनके अलग अलग नाम हैं। प्रोग्राम में कुछ अपडेट करके अलग अलग नाम दिए गए हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1953 में लॉन्च किया गया था, तो इसका एम था कि जिन भी पेशेंट्स को फीवर आ रहा है तो उनकी मॉनिटरिंग की जाए, सर्विलियंस किया जाए कि जो केसेस हैं वो मलेरिया वाले केसेस तो नहीं है। तो जो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम था उसमें हम क्या कर रहे थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे मलेरिया के केसेस की। उसके बाद इस जो प्रोग्राम है इसे अपडेट कर दिया गया, जिसका नाम रखा मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, जो कि 1977 में इसे फिर से अपडेट किया गया था। और इसका जो एम था वो था रिड्यूस मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रिलेटेड टू मलेरिया। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में ये जो है नया एम ऐड कर दिया गया था कि मलेरिया से होने वाला डिसीज़ कंडीशन और डेथ रेट जो है इसे रिड्यूस किया जाए। उसके बाद फिर से इसे जो है अपडेट किया गया था
नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम के नाम से इसे फिर से अपडेट किया गया था 1999 से 2000 में इसे फिर से अपडेट किया गया था। तो यहाँ पर इसके कुछ अलग अलग नाम से आप से जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो आपको जो सन है ये याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद पूछा गया है रेड क्रॉस सोसाइटी इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। यहाँ पर पूछा गया है रेड क्रॉस सोसाइटी कौन से ईयर में एस्टेब्लिश की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ 1920, ऑप्शन नंबर बी इज़ 1953, ऑप्शन नंबर सी इज़ 1954 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 1960। तो यहाँ पर बताना है रेड क्रॉस सोसाइटी कब एस्टेब्लिश की गई थी, कौन से सन में। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए 1920। 1920 में रेड क्रॉस सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया गया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है इन कोल्ड चेन प्रोसेस द वॉक इन कोल्ड रूम स्टोर्स वैक्सीन अप टू हाउ मैनी मंथ। यहाँ पर पूछा गया है कोल्ड चेन प्रोसेस में जो वॉक इन कोल्ड रूम होता है वहाँ पर वैक्सीन को कितने समय के लिए स्टोर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ 4 मंथ, ऑप्शन नंबर बी इज़ 6 मंथ, ऑप्शन नंबर सी इज़ 3 मंथ एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 1 मंथ। तो यहाँ पर हमें बताना है वैक्सीन को हम कितने दिन के लिए, कितने मंथ के लिए स्टोर करके रख सकते हैं वॉक इन कोल्ड रूम में। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी 3 मंथ। 3 मंथ के लिए हम वॉक इन कोल्ड रूम में जो ये कोल्ड चेन प्रोसेस है इसमें वॉक इन कोल्ड रूम में हम वैक्सीन को 3 मंथ के लिए स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यहाँ पर पूछा गया है कौन सी वैक्सीन जो है प्रेगनेंसी के टाइम पर कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। ऑप्शन नंबर ए इज MMR, ऑप्शन नंबर बी इज हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन नंबर सी इज DDT एंड ऑप्शन नंबर डी इज DT। तो यहाँ पर हमें बताना है प्रेगनेंसी के टाइम पर कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए MMR वैक्सीन। MMR मीजल्स मम्स रूबेला जो वैक्सीन है ये प्रेगनेंसी के टाइम पर हमें एडमिनिस्टर नहीं करना है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। उसके बाद पूछा गया द प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ पॉपुलेशन इज। यहाँ पर पूछा गया है कि कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है यदि पॉपुलेशन के हेल्थ स्टेटस में, तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज ब्लॉक डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी इज कम्युनिटी डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी इज हेल्थ डेवलपमेंट एंड ऑप्शन नंबर डी इज सोसाइटी डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यदि कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस हो रही है, इंप्रूवमेंट हो रही है हेल्थ स्टेटस में पॉपुलेशन के, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी हेल्थ डेवलपमेंट। यहाँ पर जैसा कि पूछा गया है कि हेल्थ में जो है कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट देखी जा रही है, तो इसके जो वर्ड से ही समझ आ रहा है किस चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, हेल्थ डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद पूछा गया है व्हाट इज़ द थीम फॉर 2022 वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे के लिए 2022 में कौन सी थीम जो है रखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज हेल्थ प्रमोशन फॉर वेल बीइंग इक्विटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी इज इट्स टाइम टू बिल्ड अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन एवरीवेयर, ऑप्शन नंबर सी इज हेल्दी हार्ट बीट, हेल्दी ब्लड प्रेशर एंड ऑप्शन नंबर डी इज फूड सेफ्टी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि 2022 में WHO की क्या थीम रखी गई थी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए हेल्थ प्रमोशन फॉर वेल बीइंग इक्विटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये वाली जो थीम है ये 2022 में रखी गई थी, हेल्थ प्रमोशन फॉर वेल बीइंग इक्विटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और पूछा गया इन द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज द प्राइमरी प्रिवेंशन रिजल्ट्स फ्रॉम। यहाँ पर पूछा गया है कम्युनिकेबल डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए जो प्राइमरी प्रिवेंशन है वो इनमें से कौन सा हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी इज अर्ली डायग्नोसिस, ऑप्शन नंबर सी इज स्ट्रिक्ट आइसोलेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। तो यहाँ पर हमें बताना है कम्युनिकेबल डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए इनमें से कौन सा जो प्रिवेंशन है वो प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाएगा।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन जो है ये प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। और यहाँ पर जो अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेज है ये दोनों ही आ जाएंगे सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर। उसके बाद पूछा गया है पैप स्मीयर टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स एंड विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि हम कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स के लिए पैप स्मीयर टेस्ट करा रहे हैं तो ये कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज प्रीमोर्डियल, ऑप्शन नंबर बी इज प्राइमरी, ऑप्शन नंबर सी इज सेकेंडरी एंड ऑप्शन नंबर डी इज टर्शरी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इस पैप स्मीयर टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं ये कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी प्रिवेंशन। जो पैप स्मीयर टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं तो एक प्रकार का डायग्नोसिस टेस्ट है और डायग्नोसिस करना और ट्रीटमेंट करना सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। इसलिए जो पैप स्मीयर टेस्ट हम करेंगे यदि पेशेंट का तो वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। उसके बाद पूछा गया अदर नेम ऑफ हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी इज। यहाँ पर पूछा गया है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी का अदर नेम और क्या है। ऑप्शन नंबर ए इज बोर कमेटी, ऑप्शन नंबर बी इज करतार सिंह कमेटी, ऑप्शन नंबर सी इज मुदेलियर कमेटी एंड ऑप्शन नंबर डी इज मुखर्जी कमेटी। तो यहाँ पर हमें बताना है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी का और क्या नाम है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बोर कमेटी। कमेटी को ही हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी कहा जाता है। बोर कमेटी जो है 1946 में इसे जो है एस्टेब्लिश किया गया था और इसी का नाम हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी है। 1943 में जो है इसे अपॉइंट किया गया था और 1946 में जो है जो सर जोसेफ बोर थे इनके द्वारा इसके लिए रिपोर्ट सबमिट की गई थी। तो यहाँ पर 1943 या 1946 दोनों ही ऑप्शंस आ सकते हैं, तो आपको दोनों ही याद रखना है कब अपॉइंट की गई थी और रिपोर्ट कौन से ईयर में सबमिट की गई थी। उसके बाद पूछा गया है व्हाट टेम्परेचर शुड द पोलियो वैक्सीन बी स्टोर्ड। यहाँ पर पूछा गया है पोलियो वैक्सीन को कितने टेम्परेचर पर स्टोर करके हम रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी इज 2 to 5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी इज 15 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन नंबर डी इज -20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यदि ओरल पोलियो वैक्सीन को हमें स्टोर करके रखना है, करंट यूज नहीं पूछा गया, यहाँ पर स्टोर वर्ड दिया गया है, स्टोर करके हम कितने टेम्परेचर पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, -20 डिग्री सेल्सियस। यदि हमें पोलियो वैक्सीन को स्टोर करके रखना है तो -20 डिग्री सेल्सियस पर इसे स्टोर करके रख सकते हैं और यदि हम तुरंत में यूज़ कर रहे हैं, करंट में यूज़ कर रहे हैं तो -2 से लेके -8 डिग्री जो टेम्परेचर पर जो है इसे यूज़ किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर MPNHM की प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। और यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर परचेज करना चाहते हैं MPNHM के लिए तो आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।